नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय MS पर। आज हम आए हैं एक नया वीडियो लेकर के और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित को पढ़ने वाले हैं। और सदिश बीजगणित में हमको सदिश राशि, अदिश राशि और उन पर आधारित संक्रियाओं को पढ़ना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला होता है सदिश राशि और दूसरा होता है अदिश। अब देखिए सदिश राशि क्या होता है। सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है वह सदिश राशि होता है। सदिश राशि में क्या होगा, इसमें दिशा प्लस परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों होगा तो यह सदिश राशि होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में विस्थापन हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल आदि, ये सब क्या होगा, ये सदिश राशि होगा। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा। अब अदिश राशि क्या होता है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। क्या होता है, इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें दिशा नहीं होती है, तो यह अदिश राशि होता है। जैसे इसमें मैं अगर बोलूं दूरी, चाल, समय, ये सब क्या है, ये अदिश राशि है। अब देखिए, तो देखिए सदिश राशि को हम कैसे व्यक्त करेंगे, मतलब सदिशों को व्यक्त करने का तरीका आप सीखने वाले हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए, सदिश का निरूपण, यानी कि किसी भी सदिश को कैसे दिखाएंगे। देखिए सदिश को निरूपित करने के लिए एक तीर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इस प्रकार से तीर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर इसका नाम ए दे देंगे और यहाँ पर इसका नाम बी है, तो इसको एक तीर के द्वारा दिखाएंगे। और ये जो यहाँ पर है इस पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, यानी कि इसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे प्रारंभिक बिंदु। और ये वाला जो पॉइंट बी होगा ये होगा अंतिम बिंदु। सदिश को इस तीर के द्वारा दिखाएंगे। अब देखिए ये जो ए बी, ये जो टोटल डिस्टेंस होगा, मतलब इस तीर की लंबाई इस सदिश के परिमाण को बताएगी। ठीक है, तीर की जो लंबाई होगी, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, तीर की लंबाई, यह होगा परिमाण। क्या होगा, परिमाण। और ये जो तीर का नोक है इधर की ओर, यह दिशा को बताएगा। ठीक है, दिशा को बताएगा। तो इस तरीके से हम सदिश को दिखाएंगे। और इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पर ए बी, तो इसको हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी, और इसके ऊपर देखिए ए से बी की ओर तीर गया है, तो इस प्रकार से लिखेंगे ऐसे। और इसको पढ़ेंगे सदिश ए बी, या फिर इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए बी। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, और ए बी के ऊपर ऐसे तीर लिखेंगे तो वेक्टर ए बी पढ़ेंगे इसको। क्लियर है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस प्रकार से दे देता, देखिए इधर अगर ऐसे दे देता, मैं इसको इरेज करके बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये इधर की ओर तीर है, और मान लीजिए लिखा हुआ है इधर, यहाँ पर बी है और यहाँ पर ए है। इसको हमको दिखाना है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे बी ए, ये है, ऐसे तीर देंगे, बी से ए की ओर तीर देंगे, क्योंकि तीर जो है बी से ए की ओर गया है, तो इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी ए। अब देखिए वेक्टर बी ए पढ़ेंगे। अब इस चीज़ को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी और ऐसे बी से ए की ओर है, हम इसको तीर ऐसे दे दें, तो ये गलत तरीका है। आप ऐसे इसको नहीं लिख सकते। तीर इधर से इधर की ओर गया है, तो इसको लिखने का तरीका होगा वेक्टर बी ए। क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे वेक्टर बी ए। तो इस तरीके से किसी सदिश को निरूपित किया जाता है। अब देखिए, अब हमको ये समझ में आ गया कि जो ये तीर की लंबाई होगी वह सदिश के परिमाण को दिखाएगी। अब देखिए परिमाण को निरूपित कैसे करेंगे, परिमाण। अब जैसे मान लीजिए बी ए, वेक्टर बी ए के परिमाण को दिखाना है, तो इसको लिखेंगे ऐसे बी, वेक्टर बी ए, और ऐसे दो तीर लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे वेक्टर बी ए का परिमाण। क्या बोलेंगे इसको वेक्टर बी ए का परिमाण लिखेंगे, वेक्टर
बी ए का परिमाण। तो वेक्टर बी ए के परिमाण को दिखाना होगा तो ऐसे दो तीर मतलब दो लाइन ऐसे लगाएंगे, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। वैसे ये हम लोग पढ़े हैं कि ऐसे दो लाइन जब ऐसे लग जाता है तो इसको मोड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको मोड नहीं बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ए। अब जैसे यहाँ पर है ए बी और वेक्टर ए बी के परिमाण को दिखाना है तो इसको देखिए ऐसे लिखेंगे ए बी, वेक्टर ए बी, ऐसे दो लाइन लगा देंगे, इसका मतलब कि वेक्टर ए बी का परिमाण हो गया ये। ठीक है, चलिए इन सब बातों को तो हम पिछले क्लासों में पढ़े होंगे, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, और आज जो है हम सीधे अपने सिलेबस पर आते हैं जो कि मैथमेटिक्स में हमको पढ़ना है, तो इन सब बातों को तो पहले ही से हम सभी को पता होगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और अपने मैथमेटिक्स के सिलेबस में जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए हमारे सिलेबस में जो सबसे पहला हेडिंग होगा वह होगा स्थिति सदिश। तो सबसे पहला हमको पढ़ना है स्थिति सदिश। स्थिति सदिश इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पढ़ना है। तो चलिए देखिए देखिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं ये है जेड एक्सिस। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है पी। ठीक है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम पी है और इसका जो निर्देशांक है एक्स वाई और जेड है। ठीक है, जैसे देखिए जैसे कि हमने 2D में पढ़ा होगा हम लोगों ने कि ये आपका x है, ये y है, यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो इसका निर्देशांक हो जाता है x और ये y। तो इसका देखिए जब यहाँ पर मिलाएंगे ऐसे लाइन खींच के परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइन खींच दी तो ये वाला डिस्टेंस हो जाता है y और यहाँ से जब ऐसे खींच देंगे तो ये हो जाता है x और इसका निर्देशांक क्या हो जाता है xy हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जब 3D होगा, ये जो होगा 3D में जब होगा तो x y और z, तो यहाँ पर बिंदु P का निर्देशांक क्या क्या हो जाएगा x y और z हो जाएगा। ठीक है, x y z निर्देशांक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, ये देखिए ये मूल बिंदु है, ये क्या है 0 0 0, मतलब x पर 0, y का 0 और z का 0 है। अब इसको देखिए यहाँ से मिला देते हैं इसको, ये है आपका ये बिंदु O है और ये बिंदु P है, ये बन जाता है वेक्टर OP। ठीक है, ये क्या हो जाएगा वेक्टर OP। मैंने आपको बताया कि जो तीर होता है वह अंतिम बिंदु होता है और ये प्रारंभिक बिंदु होता है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश बताना है तो कहेंगे किसी बिंदु का स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु 0 0 0 तथा अंतिम बिंदु जो बिंदु P है इसका निर्देशांक होता है। ठीक है, अब बताइए यहाँ से यहाँ पर इसको मिलाएं, ये एक वेक्टर बना OP, तो वेक्टर OP ही बिंदु P का स्थिति सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्थिति सदिश क्या होता है, तो कहेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश वह सदिश होता है, वह सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु, जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु कह सकते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या होता है मूल बिंदु 0 0 0 तथा अंतिम बिंदु अब बिंदु P जो बिंदु लिए हैं उसका निर्देशांक अंतिम बिंदु x y z होता है, x y z होता है। ठीक है, तो बताइए स्थिति सदिश क्या होगा, किसी बिंदु का स्थिति सदिश वह सदिश होगा जिसका देखिए ओ
बिंदु P का स्थिति सदिश क्या होगा, OP होगा। अब O क्या है, O प्रारंभिक बिंदु है और P अंतिम बिंदु है। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु O यानी कि मूल बिंदु तथा अंतिम बिंदु जिस बिंदु का स्थिति सदिश निकालना है उसका निर्देशांक यानी कि x, y, z। ठीक है, समझ में आया। किसी बिंदु का स्थिति सदिश, तो बिंदु P का स्थिति सदिश वह सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु 0, 0, 0 तथा अंतिम बिंदु P का निर्देशांक यानी कि x, y, z होता है, स्थिति सदिश कहलाता है। अब चलिए अब इस स्थिति सदिश का परिमाण क्या होगा, स्थिति सदिश का परिमाण को निकालना। तो देखिए स्थिति सदिश का परिमाण, स्थिति सदिश का परिमाण, अब देखिए इसके परिमाण को कैसे निकालेंगे। अब देखिए स्थिति सदिश OP है तो O वेक्टर OP ये स्थिति सदिश है। अब इसका परिमाण, तो मैंने क्या बताया आपको, परिमाण निकालने के लिए ऐसे 2 लाइन लगा देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP मतलब स्थिति सदिश OP का परिमाण। देखिए किसी का भी परिमाण निकालते हैं तो परिमाण निकालने के लिए उस वेक्टर को इन 2 लाइनों के अंदर लिख देते हैं, यानी सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि मॉड के अंदर लिख दिया जाता है। तो ये मॉड लगा दिए, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण हो गया। परिमाण कैसे निकालेंगे वेक्टर OP का, देखिए परिमाण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो वेक्टर होता है जैसे ये तीर से दिखाते हैं वेक्टर को, तीर के बीच का दूरी मतलब तीर की जो लंबाई होगी वही परिमाण कहलाता है। तो बताइए इसके बिंदु O और बिंदु P के बीच की दूरी ही वेक्टर OP का परिमाण कहलाएगा। और इसके बीच की दूरी को कैसे निकालते हैं, बीच की दूरी निकालने के लिए देखिए ऐसे फार्मूला लगाते हैं। क्या, देखिए इसमें से इसको घटा करके उसका स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है निकालने का। और जब इसमें से इसको घटा देंगे तो देखिए क्या आएगा, अंडर रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ये आ जाएगा वेक्टर OP का परिमाण निकल जाएगा। समझ में आया। तो ये है आपका स्थिति सदिश का परिमाण, इस प्रकार से आप उसको निकालेंगे। अब देखिए इसको वेक्टर OP को हम r के द्वारा भी दिखा सकते हैं, वेक्टर r। तो आप ये कह सकते हैं कि वेक्टर r का परिमाण है ये। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r बराबर अंडर रूट का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये इसका परिमाण हो जाएगा। समझ में आई इतना आप लोगों को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे पढ़ेंगे दिक् कोज्याएं, मैं इसको इरेज करता हूँ। चलिए देखिए अब आगे क्या पढ़ना है, आगे पढ़ना है दिक् कोज्या या कोज्याएं बोलते हैं इसको, कोज्याएं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। अब देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ये देखिए ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z अक्ष है, ठीक है। x अक्ष, y अक्ष और ये z अक्ष है। हमको बताना है दिक् कोज्या बताना है। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई बिंदु P है, ठीक है, ये बिंदु P है और ये मूल बिंदु 0, 0, 0 है। अब यह O है, अब इसको मिला देते हैं। देखिए ये इस प्रकार से होगा, ऐसे ये है, इसको r से दिखा दें या फिर इसी को बोल सकते हैं वेक्टर OP बोल सकते हैं, बिंदु P का स्थिति सदिश है ये। अब ये देखिए बिंदु P जो है, अब मतलब वेक्टर r से सीधे मैं ये कह सकता हूँ। अब ये जो वेक्टर r है, अब यह देखिए x अक्ष के साथ भी कुछ कोण बनाएगा
अब उसी प्रकार से वाई अक्ष के साथ भी कोण बनाएगा और जेड अक्ष के साथ भी कोण बनाएगा। ठीक है, तो देखिए हमको बताना है दिक कोज्या। अच्छा, कोज्या का मतलब होता है कॉस। क्या होता है? कॉस। कोज्या का मतलब क्या होता है? कॉस होता है। तो किसी सदिश का मतलब कोई सदिश एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है और वाई अक्ष के साथ और जेड अक्ष के साथ बनाए गए कोण के कोज्या को दिग कोसाइन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जो बिंदु P है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है। यहाँ पर लिख के करते हैं कि माना बिंदु P या वेक्टर R लिख सकते हैं। बिंदु P का स्थिति सदिश वेक्टर R है, तो माना बिंदु P या तो फिर लिख सकते हैं वेक्टर R या वेक्टर OP। माना वेक्टर OP बराबर वेक्टर R एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष के साथ अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाते हैं। अब देखिए ये जो वेक्टर R है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है। तो इन सब कोणों का कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये जो होगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही कहलाएगा दिक कोज्या। क्या कहलाएगा? ये दिक कोज्या। तो ये कह सकते हैं कि किसी सदिश का अक्षों के साथ बने कोण का कॉस या तो फिर कोज्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी सदिश का अक्षों के साथ बने कोण का कोज्या दिक कोसाइन या दिक कोज्या कहलाता है। दिक कोज्या या दिक कोसाइन कहलाता है। क्लियर है? तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी सदिश का दिक कोज्या क्या होता है। अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे किसी सदिश का एक्स अक्ष के साथ, वाई अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ, या तो फिर ये बोल सकते हैं कि किसी सदिश का अक्षों के साथ बने कोण का कोज्या दिग कोज्या कहलाता है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया आपको कि एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बन रहा है तो इसका कॉस, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बन रहा है तो उसका कॉस, और जेड अक्ष के साथ अगर गामा कोण बन रहा है तो उसका कॉस। ये तीनों जो होगा दिक कोज्या कहलाएगा। क्लियर है? दिक कोज्या। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि किसी सदिश का अक्षों के साथ बने कोण का कॉस लेने पर, कोण का कॉस या तो फिर कोज्या लेने पर जो बनता है, मतलब जो आता है, यह कहलाता है दिक कोज्या। क्लियर है इतना? चलिए देखिए, तो मैं ये आपको बता रहा था कि कॉस अल्फा को L से दिखाते हैं और कॉस बीटा को M से दिखाते हैं और कॉस गामा को N से दिखाते हैं। ठीक है, तो कॉस अल्फा यानी हम ये कह सकते हैं कि ये L को ही कॉस अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा मतलब एक्स अक्ष के साथ जो बना कोण होगा उसका कॉस क्या कहलाएगा? L कहलाएगा। उसको L से दिखाएंगे। और कॉस बीटा को क्या दिखाएंगे? देखिए इधर कॉस बीटा को हम दिखाएंगे M से, कॉस बीटा, और N होता है कॉस गामा होता है। क्लियर है इतना? तो L M N मतलब दिक कोज्या, किसी भी सदिश का दिक कोज्या क्या होगा? L M N होगा। ठीक है, तो किसी सदिश का दिक कोज्या क्या होगा? L M N या तो फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होता है। क्लियर इतना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए बिंदु P का निर्देशांक x y z, ये होगा बिंदु P का निर्देशांक होगा। अब देखिए बिंदु P से जब x अक्ष पर मिलाएंगे, ऐसे परपेंडिकुलर खींचेंगे तो O यहाँ से, देखिए O यहाँ पर कोई नाम मान लीजिए A रख देते हैं, तो OA यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? x। देखिए ऐसे मान लेते हैं कि ये देखिए ये है बिंदु O और ये है आपका वेक्टर R है ये, और ये है आपका x एक्सिस है। इसको जब ऐसे मिलाएंगे परपेंडिकुलर तो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा। इसका नाम A है और इसका नाम है P।
अब देखिए, अब यहाँ पर ये कोण जो है, मतलब ये जो वेक्टर आर है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बना रहा है। अब हमको निकालना है दिक कोज्या निकालना है, तो कॉस अल्फा लेना पड़ेगा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार एक्स है तो एक्स बटा में कर्ण क्या है, ओ पी है। अब देखिए ओ पी, यहाँ पर जब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं तो ये डिस्टेंस लेते हैं, न कि वेक्टर। तो ओ पी जब लेंगे तो ओ पी की बीच का दूरी, ओ पी की बीच का दूरी क्या होगा, इस वेक्टर का परिमाण होगा, ये होगा। अब बराबर देखिए, इसी को हम x बटा में r बोल सकते हैं। अब देखिए, जब किसी का परिमाण निकालते हैं तो वेक्टर हट जाता है, ये आ जाता है परिमाण होता है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं वेक्टर OP है ये, इसका यहाँ पर परिमाण निकालें तो इसको हम OP लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका जो ऊपर का जो तीर है वो हट जाता है। जैसे ये मान लीजिए वेक्टर A है, इसका परिमाण निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा A। क्लियर है। उसी प्रकार से जब वेक्टर R का परिमाण निकालेंगे तो ये निकल जाएगा R हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर कॉस अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब उसी तरीके से जब अब मान लीजिए यहाँ से देखिए, जब यहाँ से मिलाएंगे हम y अक्ष पर, मतलब कहने का मतलब देखिए यहाँ पर अगर देखिए ये वेक्टर ये बिंदु O है, ये मान लेते हैं y अक्ष है, और ये है बिंदु P। अब इसको मिला दिए ऐसे तो ये हो जाएगा OP, ये है वेक्टर R। अब ये देखिए वेक्टर R जो है y अक्ष के साथ बीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर मैंने लिखा है कि बीटा कोण बना रहा है y अक्ष के साथ, तो ये कोण हो जाएगा बीटा। और जब इससे y पर लंब डालेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा y, यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब बताइए, अब यहाँ से जब कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस बीटा मतलब कॉस बीटा निकाल रहे हैं, इसका इस वेक्टर का दिक कोज्या निकाल रहे हैं, तो एक्स अक्ष के साथ दिक कोज्या कॉस अल्फा होगा, वाई अक्ष के साथ क्या होगा, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो आधार बटा में कर्ण, आधार क्या है वाई, तो वाई बटा में कर्ण क्या है ओपी, यानी कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ पर परिमाण लेंगे। अब ये निकल जाएगा आपका वाई बटा में आर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी प्रकार से देखिए, इसी प्रकार से जब जेड अक्ष के साथ लेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा कॉस गामा बराबर। अब देखिए वहाँ पर जब जेड पर मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड पर होगा, जेड कहने का मतलब जैसे यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि ये जेड अक्ष है और ये बिंदु ओ पी है ये, अब ये बिंदु ओ है, अब इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। अब जब जेड अक्ष पर लंब डालेंगे ऐसे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा जेड, ये जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर आर। अब यहाँ पर जो कोण बनेगा, मतलब जो वेक्टर आर जेड अक्ष पर कोण बना रहा है वह गामा कोण बना रहा है, तो यहाँ से जब लेंगे कॉस गामा बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी कि जेड बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ये आ जाएगा आपका जेड बटा में आर। क्लियर है इतना। चलिए अब मैं इसको ऊपर वाले को इरेज करता हूँ, इरेज करके बताता हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब ये है वेक्टर आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पी का निर्देशांक एक्स वाई जेड है और ये ओ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर वेक्टर आर निकालना चाहे, मतलब वेक्टर आर का परिमाण निकालना है, तो वेक्टर आर का परिमाण निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर का परिमाण, मैं ऊपर का भी मिटा देता हूँ। देखिए वेक्टर आर का परिमाण निकालेंगे तो वेक्टर आर का परिमाण क्या होगा, ओ और पी के बीच का डिस्टेंस परिमाण होता है, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये है ना वेक्टर आर का, जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे यानी परिमाण निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में ये होता है, ठीक है। अब ये निकल गया, मतलब ये आर का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि कॉस अल्फा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा में आर। तो एक्स बटा में अंडर रूट का आर का वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब उसी प्रकार से जब कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा बराबर होगा वाई बटा में, देखिए कॉस बीटा बराबर वाई बटा में, वाई बटा आर है, तो वाई बटा आर का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर इतना। अब देखिए, अब उसी प्रकार से जब कॉस गामा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस गामा बराबर जेड बटा में आर, तो जेड बटा में आर का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए, अब इसको मान लीजिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है और इसको समीकरण 3 मान लीजिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, ये अंडर रूट में है सब, तो जब अंडर रूट में है तो अंडर रूट हटाने के लिए वर्ग कर देते हैं, तो समीकरण 1, 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ने पर खत्म हो गया है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर देखिए, तो क्या निकालना है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, अब इसका वर्ग करके जोड़ना है, तो पहला आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो इतना आएगा, अब प्लस इसका वर्ग करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब देखिए इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं नीचे लिख देता हूँ, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर बटा में, ये स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है। इसका वर्ग करेंगे जेड स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए सबका जो नीचे का है, मतलब हर सबका सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इधर देख लीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका, इधर देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटा में, मतलब सबका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब सबका जो नीचे का हर है इक्वल है तो ऊपर का जुड़ जाता है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इतना आ गया। अब देखिए ऊपर का और नीचे का सेम है तो ये वाला पूरा इससे कट जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, तो यह क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये हो जाएगा आपका, ये आपको याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अब मैंने आपको बताया कि कॉस अल्फा को यल से डिनोट किया जाता है, अब कॉस बीटा को एम से, कॉस गामा को एन से। ठीक है, तो कॉस अल्फा की जगह यल रखेंगे तो यह आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस कॉस बीटा की जगह एम तो एम स्क्वायर प्लस कॉस गामा की जगह एन तो एन स्क्वायर बराबर 1 है तो 1। तो इसको भी आपको याद रखना है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है इतना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि दिक्कोज्या क्या होता है और दिक्कोज्या को कैसे निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और मतलब दिक्कोज्या के वर्ग का जो योग होगा उसका वैल्यू होगा 1, और दिक्कोज्या को हम एल एम एन से भी दिखाते हैं, और इसके स्क्वायर का भी योग कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है इतना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए, तो हमने क्या पढ़ा, हमने दिक्कोज्या पढ़ लिया। दिक्कोज्या हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए हमने दिक्कोज्या में क्या क्या पढ़ा। दिक्कोज्या क्या होता है, देखिए अगर अक्षों के साथ अल्फा बीटा और गामा कोण बनता है, ठीक है, ये एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष के साथ, और ये जेड अक्ष के साथ, जेड अक्ष के साथ बना कोण, यदि यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, यदि एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष के साथ बना कोण अल्फा बीटा गामा हो तो दिक्कोज्या क्या होगा, दिक्कोज्या या फिर दिक कोसाइन देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका कॉस, यानी कि कॉस लगा देंगे, कॉस अल्फा
कॉस बीटा और कॉस गामा, ये हो जाएगा दिक्कोज्य। क्लियर है। और मैंने क्या बताया कि ये जो कॉस अल्फ़ा होता है, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या होता है, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू मैंने निकलवाया आपको कि ये होता है आपका, जैसे यहाँ पर आपको ये बताया गया था कि अगर ये बिंदु P है तो इसका निर्देशांक x y और ये z है, इसको मिला देंगे तो ये वेक्टर r है। ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा है तो ये एक्स अक्ष के साथ बना कोण है, तो कॉस अल्फ़ा बराबर x बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये बताया गया आपको। और बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, x बटा में अंडर रूट में जब वेक्टर r का परिमाण निकालते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि अगर x मतलब एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनता है तो दिक्कोज्य क्या होगा, कॉस अल्फा होगा। और कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, x बटा में अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये याद होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा कॉस बीटा का वैल्यू निकालें तो कॉस बीटा बीटा जो है वाई अक्ष के साथ बना कोण है, यानी वेक्टर का वाई अक्ष के साथ बना कोण, तो ये हो जाएगा वाई बटा में अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस बीटा का वैल्यू। अब इसी प्रकार से कॉस गामा का वैल्यू क्या बताएं, कॉस गामा का वैल्यू क्या होगा, ये जो गामा है सदिश का जेड अक्ष के साथ बना कोण है, तो जेड बटा में अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है कॉस गामा का वैल्यू। ठीक है। तो जब वो हमसे दिक्कोज्या निकालने के लिए बोलेगा तो हमको याद होना चाहिए कि कॉस अल्फा बराबर एक्स बटा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह कॉस बीटा का वैल्यू याद होना चाहिए और कॉस गामा का भी वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है। और मैंने क्या आपको बताया कि कॉस अल्फा को एल से दिखाते हैं, कॉस बीटा को एम से दिखाते हैं, कॉस गामा को एन से दिखाते हैं। तो एल बराबर भी होगा एक्स बटा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी प्रकार से एम बराबर वाई बटा अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन बराबर जेड बटा में अंडर रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आपको ये याद होना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए और आगे मैंने क्या पढ़ा, और आगे ये बताया गया कि अगर इसका स्क्वायर कर लिया जाए, मतलब दिक्कोज्याओं का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाए, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है, इसका वैल्यू होता है 1। ये भी याद होना चाहिए आपको कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए इसी प्रकार से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। याद रखना है ये है क्या, कॉस अल्फा क्या है, कॉस बीटा कॉस गामा, ये दिक्कोज्याएं हैं। क्या है ये, दिक्कोज्याएं, अक्षों के दिक्कोज्याएं क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। क्लियर है इतना। चलिए अब आगे चला जाए, इसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एक बात आपको और याद रखना है, क्या कि आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू होगा 1। क्लियर इतना। अब देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं बराबर 1। अब देखिए 1 1 1 ये हो जाएगा 3, तो 3 माइनस सब में कॉमन ले लेंगे, माइनस साइन के पहले का माइनस कॉमन लिए हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये साइन स्क्वायर बीटा के पहले का माइनस कॉमन तो प्लस साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा के पहले का माइनस कॉमन तो प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। इस 3 को उधर भेज दीजिए तो इधर बचेगा आपका माइनस में बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस का 3, तो इधर बच जाएगा आपका माइनस का 2। क्लियर इतना। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो इधर बचेगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा 2।
ये आपका ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा 2। ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर होगा 1। अगर वही चीज़ साइन में देता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 2 हो जाता है। क्लियर इतना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। आगे हमको देखना है दिक् अनुपात। दिक् कोज्या हो गया, तो अब पढ़ेंगे दिक् अनुपात। दिक् अनुपात इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ये हमको पढ़ना है दिक् अनुपात। देखिए दिक् अनुपात क्या होता है? दिक् अनुपात एक ऐसी संख्या, मतलब ऐसी संख्याएं जिसका दिक् कोज्या के साथ अनुपात बराबर हो, दिक् अनुपात क्या कहलाता है, ठीक है। तो दिक् अनुपात क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिसका कि दिक् कोज्या के साथ अनुपात बराबर हो, दिक् अनुपात कहलाता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसी संख्याएं, मान लेते हैं वह संख्या ए बी सी है, ठीक है। ऐसी संख्याएं ए बी सी जिसका दिक् कोज्या के साथ अनुपात दिक् ये क है, ये क दिक् कोज्या के साथ, दिक् कोज्या के साथ अनुपात बराबर हो, दिक् कोज्याओं के साथ अनुपात बराबर हो, तो वह संख्याएं दिक् अनुपात कहलाएगा। दिक् अनुपात कहलाता है, दिक् अनुपात कहलाता है। देखिए अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर वह संख्या ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है और दिक् कोज्या होता है क्या क्या है? दिक् कोज्या होता है एल एम। देखिए मैं नीचे लिख देता हूँ, दिक् कोज्या क्या होता है? एल एम एन, ये दिक् कोज्या होता है। और संख्या ए बी सी हमने लिया है, मान लीजिए ए बी सी लिया है, तो ए का एल के साथ और बी का एम के साथ और सी का एन के साथ अनुपात क्या हो? बराबर हो। मान लीजिए कोई संख्या के है, पी है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसी संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जिसका कि दिक् कोज्या के साथ अनुपात बराबर हो, वही संख्या कहलाएगा दिक् अनुपात। दिक् कोज्या को एल एम एन से दिखाते हैं, या इसी को एल को बोलते हैं कॉस अल्फा और एम को बोलते हैं कॉस बीटा और एन को बोलते हैं कॉस गामा, ये बोलते हैं, ठीक है। तो एल ए का मतलब ए अगर हम संख्या ली है ए बी सी, तो ए का एल के साथ और बी का एम के साथ और सी का एन के साथ अनुपात बराबर हो, अनुपात अगर बराबर हो तो ए बी और सी, ए बी सी कहलाएगा दिक्। सभी को पता है कि यल बराबर होता है क्या? यल मतलब कॉस अल्फा, यल का मतलब क्या होगा? कॉस अल्फा, दिक् कोज्या। तो यल क्या है? यल कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा क्या है? एक्स अक्ष के साथ बना कोण। तो एल का वैल्यू होता है एक्स बटा में आर होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। अब उसी प्रकार से एम का वैल्यू होता है, एम क्या है? एम मतलब कॉस बीटा, वाई अक्ष के साथ बना कोण, तो वाई बटा आर होता है। अब उसी प्रकार से एन का वैल्यू क्या होता है? एन बराबर होता है जेड बटा में आर होता है, ठीक है। आर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब ये बराबर आर, ये होता है। तो यहाँ पर आर लिखें डायरेक्ट, या तो फिर ये लिखें, ये हमने अभी कुछ टाइम पहले ही पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से x का वैल्यू निकालें तो ये आएगा एल आर, यहाँ से y का वैल्यू निकालें तो ये आएगा एम आर, और यहाँ से z का वैल्यू निकालें तो ये आएगा एन आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमको a का कुछ ऐसा वैल्यू लेना है कि इसका अनुपात, और b का भी कुछ ऐसा वैल्यू लेना है कि इसका अनुपात, और c का कुछ ऐसा वैल्यू लेना है इसका अनुपात, तीनों का अनुपात बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये a के बराबर है, यहाँ पर इसको मान लेते हैं, ठीक है। माना ये a है, और इसको मान लेते हैं कि ये b है, ये क्या है? b है, और इसको मान लेते हैं कि ये c है। अब देखिए, अब a के प्लेस पर हम रख देते हैं एल आर। क्या रखेंगे? एल आर। तो यहाँ पर देखिए, जब ए के प्लेस पर एल आर रखेंगे तो इधर देख लीजिए, इधर देखिए, इधर
या तो फिर मैं ये परिभाषा मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ऊपर वाले को इरेज कर देता हूँ, फिर बताता हूँ। चलिए अब देखिए ए के प्लेस पर रखते हैं, ए के प्लेस, ए को हमने एल आर माना है, तो एल आर बटा में क्या है एल। अब देखिए एल आर बटा में एल, अब देखिए इसका ए के प्लेस पर हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये है ना, ए के प्लेस पर हमने एल आर रखा, बटा में एल है, तो एल से एल कैंसिल, इसका क्या आ गया आर आ गया। अब इसका देखिए बी बटा एम है, तो बी के प्लेस पर हम रखते हैं, बी के प्लेस पर क्या रखेंगे एम आर रखेंगे, तो ये एम आर बटा में क्या है एम है, तो एम से एम कैंसिल, इसका आ रहा है आर। अब उसी तरह सी के प्लेस पर हम रखेंगे एन आर, तो हो जाएगा एन आर बटा में एन है, तो एन से एन कैंसिल, इसका भी आर आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं सबका अनुपात आर आर आर, सबका अनुपात क्या आ गया बराबर आ गया। इसका मतलब कि ए का वैल्यू ए आर सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि ए का वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, यानी एक्स जो होगा ए का वैल्यू, वाई जो होगा बी का वैल्यू, और जेड जो होगा सी का वैल्यू। ठीक है, तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं मिला जुलाकर कि जो हमारा दिक् अनुपात होगा, दिक् अनुपात, देखिए ये जो मैंने इतना बताया, इतना आपको करने की जरूरत नहीं, आपको केवल इतना याद होना चाहिए कि दिक् अनुपात होता क्या है और उसको निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसमें का आपसे केवल क्वेश्चन पूछेगा, ये जो मैं आपको बताया ऐसा कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा मतलब निकालने के लिए केवल क्वेश्चन देगा आपको, उसमें से दिक् अनुपात निकालना होगा आपको। ठीक है, ये प्रूफ वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। तो देखिए दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात क्या होगा, दिक् अनुपात ए बी सी दिक् अनुपात होगा, और ए क्या होगा एक्स का मान। ठीक है, एक्स का मान या एक्स सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए क्या होगा, ए एक्स होगा, और बी जो होगा वाई होगा, और सी जो होगा जेड होगा। ठीक है, तो दिक् अनुपात यही होगा। क्लियर है इतना? तो दिक् अनुपात क्या होता है, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू ही दिक् अनुपात होगा। क्लियर है इतना? चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि दिक् अनुपात क्या होता है, और दिक् कोज्या को भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया, और दिक् अनुपात भी आपको समझ में आया होगा कि दिक् अनुपात क्या होगा। दिक् अनुपात को हम ए बी सी से दिखाएंगे, और जो एक्स का मान होगा, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान ही दिक् अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपात क्या होगा, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू ही दिक् अनुपात कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल के वीडियो में हम लोग आज जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस पर हम क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, और कल के वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आप इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और पढ़ करके फिर जब आप कल क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और यदि हमारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।